नमस्कार साथियों। आज हम लोग प्लेटो के कम्युनिज्म का जिक्र करेंगे। और कम्युनिज्म का जब भी नाम आता है, साम्यवाद की जब भी चर्चा होती है, तो हमारे जहन में सबसे पहले मार्क्स का नाम आता है। और 1848 में 1848 में मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की और उसमें कम्युनिज्म का उल्लेख किया। लेकिन शायद हम लोग नहीं जानते कि मार्क्स से 2200 वर्ष पहले, 2200 वर्ष पहले यूनान में 375 बीसी में, 375 बीसी में प्लेटो ने कम्युनिज्म की अवधारणा का प्रतिपादन अपने पुस्तक द रिपब्लिक में किया था। और इसीलिए प्राय प्लेटो को फर्स्ट कम्युनिस्ट के रूप में जाना जाता है। ये जरूर है कि मार्क्स और प्लेटो की कम्युनिज्म में बहुत फर्क है। तो आज इसमें हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्लेटो की साम्यवाद था क्या, प्लेटो का कम्युनिज्म था क्या, और क्यों प्लेटो ने अपने कम्युनिज्म को क्यों कम्युनिज्म का प्रतिपादन किया प्लेटो ने, क्या इसके पीछे कारण था। हम लोग ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि मार्क्स और प्लेटो की कम्युनिज्म में फर्क क्या था, और फिर थोड़ा सा उसकी प्लेटो की कम्युनिज्म के क्रिटिसिज्म के बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो देखिए, प्लेटो ने जिस कम्युनिज्म की परिकल्पना की थी, उस परिकल्पना में एक बहुत ही ब्रॉडर एस्पेक्ट ये था कि प्लेटो एक आदर्श राज्य की परिकल्पना करना चाहता था। और उस आदर्श राज्य की परिकल्पना में हम सभी जानते हैं कि प्लेटो वास्तव में एक तरीके से आ, हमें न्याय पर आधारित एक राज्य की व्यवस्था की तरफ ले जाना चाहता था। और उस न्याय की व्यवस्था की ये खासियत थी कि हर व्यक्ति समाज में अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार काम करे। प्लेटो ने एक ऐसी शिक्षा पद्धति का प्रतिपादन किया था जिस शिक्षा पद्धति के द्वारा उसका मानना था कि हम मनुष्य की मूल प्रवृत्ति को पकड़ सकते हैं। और उसने प्लेटो ने माना था कि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति में तीन तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। एक तो उसको गोल्ड बोला उसने, दूसरा सिल्वर बोला, और तीसरा ब्रैस बोला। अर्थात गोल्ड वो लोग होते हैं जो विवेक में डोमिनेट करते हैं, सिल्वर वो लोग होते हैं जो शौर्य में डोमिनेट करते हैं, और ब्रास वो लोग होते हैं जो उत्पादकता में डोमिनेट करते हैं। तो ये तीनों प्रवृत्तियां हर मनुष्य में पाई जाती हैं, लेकिन उसकी जो डोमिनेंट प्रवृत्ति होती है उसको पकड़ने की जरूरत है। और उसी के अनुसार उसको या तो शासक बनाया जाए अगर वो बुद्धि में प्रधान है, अगर उसको सैनिक उसको बनाया जाए अगर उस पर शौर्य का प्रधान है, और उत्पादक बनाया जाए अगर उसमें उत्पादकता की प्रधानता है। ऐसा वो मानता था। और इस तरीके से उसका मानना था कि अगर पूरे समाज में तीन कैटेगरी के लोगों को बांट दिया जाए अपनी डोमिनेंट प्रवृत्ति के अनुसार, तो एक वर्ग जो है शासक करेगा, दूसरा वर्ग प्रतिरक्षा करेगा अर्थात सैन्य का कार्य करेगा, और तीसरा वर्ग जो है वो उत्पादन का कार्य करेगा। और समाज में हर व्यक्ति को अपनी डोमिनेंट प्रवृत्ति के अनुसार काम करने का मौका मिलेगा, जिससे कि व्यक्ति में भी न्याय होगा और समाज में भी न्याय होगा, क्योंकि सब लोग अपना अपना काम अच्छे ढंग से करेंगे। इस प्रकार की एक परिकल्पना उसने की थी। लेकिन उसका ये मानना था कि जो शासक वर्ग होता है अर्थात जो गोल्ड डोमिनेंट होता है, रीजन डोमिनेंट होता है, और जो सैनिक वर्ग होता है अर्थात जो सिल्वर डोमिनेंट होता है, या उसमें एक प्रकार से शौर्य की प्रधानता होती है, ये संरक्षक वर्ग के रूप में उसने दोनों को क्लासिफाई किया। और ये माना कि इन लोगों पे और ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए होती है क्योंकि ये पूरे समाज की प्रतिरक्षा करते हैं, पूरे समाज की सुरक्षा करते हैं, तभी पूरे समाज का कार्यक्रम ठीक से चलता रहता है। लेकिन उसने ये माना कि ऐसा जरूरी है कि ये जो जो संरक्षक वर्ग है, जो कि शासन करता है और जो कि प्रतिरक्षा करता है, ये भ्रष्ट न हो, ये ऑनेस्ट हो। और ऑनेस्ट हो और भ्रष्ट न हो, इसके लिए जरूरी है कि इनके ऊपर कुछ बंदिशें लगाई जाए। और वो बंदिशें क्या है, वो उस बंदिशों का नाम प्लेटो ने कम्युनिज्म दिया। और कहा कि दो बंदिशें लगाई जानी चाहिए। एक तो ये कि इनके पास कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होनी चाहिए, इनकी साझा संपत्ति होनी चाहिए। और दूसरा कि इनका कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं होना चाहिए, अर्थात इनके व्यक्तिगत पत्नी पति या बच्चे न हो, इनके एक साझा पत्नी पति और बच्चे हों। इस प्रकार से कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड चिल्ड्रन एंड कम्युनिज्म, जिसको हम कम्युनिज्म ऑफ फैमिली कहते हैं, और कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, ये दो चीजों की अवधारणा को लेके प्लेटो चला है। और इस प्रकार से संरक्षक वर्ग के लिए अर्थात जो सैनिक हैं और जो शासक हैं, इन दोनों के लिए उसने साम्यवाद की परिकल्पना की है। तो आइए देखते हैं कि प्लेटो ने जो परिकल्पना की है कि संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद, उसका स्वरूप क्या है।
देखिए, जो संपत्ति का साम्यवाद है, उस संपत्ति के साम्यवाद में 2 चीज़ें ख़ास तौर से हो गई। पहली चीज़ कि ये संरक्षक वर्ग पे लागू होगा अर्थात शासक और सैनिक वर्ग पे लागू होगा और दूसरा कि ये केवल 2 चीज़ों पे कंसंट्रेट करेगा और उसकी साम्यवाद अर्थात उसकी साझा ओनरशिप की बात करेगा और वो है व्यक्तिगत संपत्ति और वो है परिवार। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि प्लेटो ने ये परिकल्पना की कि जो शासक वर्ग होगा और जो सैनिक वर्ग होगा, इन दोनों के पास अपनी कोई भी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी। ना उनका कोई सैलरी होगा, ना उनका कोई बैंक बैलेंस होगा, ना उनका कोई लैंड होगा, ना उनका कोई मकान होगा, ना उनकी कोई और प्रॉपर्टी होगी, ना हीरे जवाहरात रख पाएंगे, ना वो गोल्ड रख पाएंगे, ना सिल्वर रख पाएंगे। किसी प्रकार के प्रेशियस मेटल अर्थात कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिसको कि वो कह सके कि ये हमारा है। तो फिर भाई जब उनका कोई इनकम ही का जरिया नहीं है तो उनका काम कैसे चलेगा? प्लेटो ने कहा कि हाँ, वो देखना हमारी जिम्मेदारी है, वो राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य उनकी सारी नीड्स को देखेगा और देखेगा कि किस प्रकार से उनकी नीड्स की पूर्ति करती जाए, अर्थात उनको भोजन की, उनके वस्त्र की, उनके आवास की, उनके और दैनिक जीवन में जो जरूरतें हैं वो सारी की सारी चीजें प्लेटो कहता है कि राज्य मुहैया कराएगा। राज्य इंश्योर करेगा और वो साझा बैरकों में रहेंगे, हाँ, साझा वो भोजन करेंगे और हर प्रकार की उनकी नीड्स जो है वो एक प्रकार से राज्य उसकी देखरेख करेगा। इसलिए उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि साहब उनका बैंक बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। और इस प्रकार से जो भी शासक वर्ग में है और जो भी सैनिक वर्ग में है, उस शासक और सैनिक वर्ग के पास कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी। सारी संपत्ति राज्य के संरक्षण में होगी और राज्य उन संपत्तियों का जाहिर है कि टैक्सेस के द्वारा वो टैक्स लगाएगा उत्पादकता वर्ग पे और टैक्सेस से अपना कैपिटल बनाएगा और राज्य उस पूंजी को संरक्षकों पे अर्थात शासकों पे और सैनिकों पे खर्च करेगा। तो इस प्रकार से जो जो कम्युनिज्म में एक कॉन्सेप्ट है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सारी की सारी ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सब का सब राज्य का होगा, सब कुछ समाज का होगा, व्यक्ति का कुछ नहीं होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। ये इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम प्लेटो में देख सकते हैं। दूसरी चीज जो और बहुत अहम थी, उसने कहा कि जो शासक वर्ग है अर्थात जो शासक है और सैनिक है, वो अपने परिवारों को भी नहीं रख सकेगा। उनके पास वहां परिवार का भी साम्यवाद लागू कर दिया प्लेटो ने और उसका ये कहना था कि जो परिवार है वो परिवार एक बहुत बड़ा अवरोध है दो चीजों में। पहली चीज कि वो व्यक्ति को अपने कार्य से विमुख करता है, अर्थात अगर घर में आपका परिवार है, बीवी बच्चे हैं, तो आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसा प्लेटो का मानना था। और दूसरा उसका ये कहना है कि जो संपत्ति है वो डिस्ट्रैक्ट करती है। तो संपत्ति की बात पहले ही हो चुकी है कि भैया वो तो होगी नहीं, तो न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, संपत्ति का काम खत्म हो गया। लेकिन परिवार के बारे में भी उसका यही मानना है कि ही विल एबॉलिश फैमिलीज फॉर द गार्जियन क्लास, अर्थात वो शासकों के लिए और वो सैनिकों के लिए उनके परिवारों को समाप्त कर देगा, उनको परिवार रखने की स्वतंत्रता नहीं होगी। तो अब सवाल यह है कि परिवार का तो एक पर्पस ये भी होता है कि प्रोक्रिएशन, प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन, तो ये कैसे होगा? और प्लेटो कहता है कि होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा नहीं है कि उनको सेक्स की इजाजत नहीं होगी। प्लेटो कहता है कि दे विल हैव अपॉर्चुनिटी ऑफ सेक्स बट दैट विल बी ए रेगुलेटेड सेक्स, अर्थात वो नियंत्रित सेक्स रहेगा। पुरुष और स्त्रियों को राज्य की जिम्मेदारी है कि वो एक मंच पे लाए, एक साथ लाए और किसी एक अच्छे जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोडक्शन के लिए जो सीजन होता है अर्थात जो बच्चे पैदा करने के लिए, ऐसा प्लेटो मानता था कि एक शुभ मुहूर्त है या अच्छा अवसर है, वैसे ऐसा मौसम है, ऐसे मौसम में वो बेस्ट ऑफ मेल एंड बेस्ट ऑफ फीमेल्स को एक मंच पे लाएगा और उनकी मेटिंग से बच्चे जन्म लेंगे और जो बच्चे पैदा होंगे वो वास्तव में स्टेट की प्रॉपर्टी होंगे। स्टेट विल लुक आफ्टर दोज चिल्ड्रन। जिन माताओं ने उन बच्चों को जन्म जन्म दिया है, उन माताओं से उन बच्चे ले लिए जाएंगे और वो नर्सरी में रखे जाएंगे। किसी भी महिला को ये नहीं पता चल पाएगा कि उसका बच्चा है कौन। हाँ, अगर जब उसको दूध पिलाने की इच्छा होगी तो वो किसी भी बच्चे को, अगर मान लीजिए 100 बच्चे एक सीजन में पैदा हुए तो स्टेट नर्सरी में रखे हुए हैं, आप जाइए किसी भी बच्चे को दूध पिलाइए,
दूध ही तो आपको पिलाना है। प्लेटो कहता है कि इट डज़न्ट मीन कि आप अपने ही बच्चे को दूध पिलाएँ, क्योंकि आप तो पहचान ही नहीं पाओगे कि आपका बच्चा है उन 100 बच्चों में कौन। और इसलिए प्लेटो की ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इनोवेटिव सुझाव था कि जो लोग शासन में हैं और जो लोग सैनिक हैं, दे शुड नॉट हैव फैमिलीज़, दे शुड नॉट हैव वाइफ्स। तो अब ये जो वाइफ की या पुरुष और स्त्री की जो मेटिंग होगी, ये परिवार तो हुई नहीं, इट इज जस्ट ए काइंड ऑफ प्रोडक्शन फॉर द स्टेट। और इस प्रकार से फैमिली न होते हुए भी प्लेटो बच्चे पैदा करने की एक व्यवस्था, स्टेट कंट्रोल्ड बच्चे पैदा करने की व्यवस्था करता है। और वो बच्चे उन माता पिताओं के नहीं होंगे जो उनको पैदा करेंगे, बल्कि वो बच्चे उन राज्य की संपत्ति होंगे। और जब वो बच्चे राज्य की संपत्ति है, तो जाहिर है कि वो सारे के सारे बच्चे राज्य की एक प्रकार से सुरक्षा और राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहेंगे। और एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग प्लेटो यहाँ कहता है, वो बताता है कि जितने भी पुरुष और स्त्री बेस्ट हैं, उनको राज्य एक दूसरे से मिलवाएगा। और ऐसा करने में वो बड़ी इंटेलिजेंट मीन्स को अपनाएगा, जिससे कि किसी को यह न लगे कि वो जानबूझ के किसी एक स्त्री या एक पुरुष से वंचित हो गया है। और इस प्रकार से इस बात को राज्य कुछ इस तरीके से रखेगा कि लोगों को ये लगे कि अगर किसी स्त्री या पुरुष से उसका संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो ये उसका अपना दुर्भाग्य हो सकता है। इस प्रकार की चीजें प्लेटो ने किया है। और वो ये बताता है कि भाई इसका जो सीधा साधा मतलब ये है कि आई वांट टू इम्प्रूव द रेस, क्योंकि उस समय यूनान में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और सैनिकों की बहुत आवश्यकता हुआ करती थी। और सैनिक तभी हो सकते हैं जबकि वो बहुत ही बलशाली हों, अच्छे बच्चे पैदा हों। और इसलिए उस समय यूनान के जो नगर राज्य हुआ करते थे, जिसको हम पोलिस कहते हैं, उसमें जो इन्फेंटिसाइड्स था वो बहुत कॉमन था। अर्थात बच्चे अगर आपके गड़बड़ निकल गए हैं, बच्चे अगर डिफॉर्म्ड है, बच्चे बैड शेप में है, बच्चों में कोई कमी है, तो उस समय इन्फेंटिसाइड का चलन था। अर्थात उस बच्चे को समाप्त कर दीजिए, उस बच्चे को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य कहता है कि द स्टेट वुड ओन ओनली दोज चिल्ड्रन जो कि हृष्ट पुष्ट हैं, जो कि अच्छे हैं, जो अच्छे राज्य के लिए अच्छे नागरिक बन सकते हैं, जो राज्य के लिए अच्छे सैनिक बन सकते हैं, राज्य के लिए अच्छे शासक बन सकते हैं। राज्य उनकी पूरी सुरक्षा और पूरी जिम्मेदारी लेगा। और इस प्रकार से एक अजीब सी परिकल्पना प्लेटो करता है कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड कम्युनिज्म ऑफ हस्बैंड्स एंड कम्युनिज्म ऑफ चिल्ड्रन की, जिसमें कि कोई एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति का न तो पति होगा और न पत्नी होगा। कोई भी पति पत्नी ये नहीं कह सकेंगे कि ये फला बच्चा हमारा है। और इस प्रकार से जो शासक है और सैनिक हैं, वो सब एक दूसरे में से मेट करेंगे और उसके बाद वो अपना तुरंत जो है ड्यूटी पे लौट जाएंगे। दे विल प्रोड्यूस फॉर द स्टेट, एंड वंस the babies have been produced, they will all go back to their work and they have nothing to worry about the children की कैसे पाला जाएगा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। प्लेटो में वो सारे बच्चे भी अपने को महसूस करेंगे कि हम सब ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं। और उसमें किसी की बच्चे में ये भी भाव नहीं आएगा कि ये फलाना मेरे पिता है और फलाना मेरी बातें हैं। दे आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड इन ए वे द स्टेट इज देयर प्रोटेक्टर, देयर स्टेट इज देयर गार्जियन। ये सारी की सारी चीजें करने में प्लेटो ने दो तीन चीजों को हाईलाइट किया है। पहली चीज तो ये कि भाई प्रॉपर्टी का और जो फैमिली का करप्टिंग इन्फ्लुएंस होता है लोगों के काम करने पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लेटो कहता है कि उसको समाप्त किया जाना चाहिए। और दूसरी ये कि उसने एक बड़ी इसमें खास बात कह दी है, जिसको कि हम अप्रिशिएट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन उसने पहली बार यूनान में एक प्रकार से जो आई वुड कॉल प्लेटो द फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे वो फीमेल्स को भी ये अधिकार दे रहा है कि इफ दे आर डोमिनेंट इन रीजन दे कैन बी रूलर्स, इफ दे आर डोमिनेंट इन स्पिरिट दे कैन बी वैरियर्स। अर्थात महिलाएं भी शासक हो सकती हैं, महिलाएं भी सैनिक हो सकते हैं। ये कहने वाला प्लेटो पहला व्यक्ति है और इस प्रकार से ही कैन बी सेड टू बी द फर्स्ट फेमिनिस्ट। दूसरी चीज कि वो भी इंडिकेट कर रहा है कि जो महिलाओं की पोटेंशियल्स हैं, उसको आप वेस्ट क्यों करते हैं? उनको आप वेस्ट कर देते हैं। अगर महिलाएं केवल घर में रहेंगी, खाना बनाएंगी, चूल्हा चक्की करेंगी, बच्चा पालेंगी, तो उसमें फिर उनकी उसका कहाँ उपयोग कहाँ हम कर पाए। तीसरी चीज वो ये कहता है कि जिन लोगों को भगवान ने गोल्ड और सिल्वर अर्थात रीजन और ये शौर्य, ये दो गोल्ड और सिल्वर जैसे तत्व दिए हैं, आंतरिक तत्व दिए हैं, उनको वाई गोल्ड और सिल्वर की क्या आवश्यकता होनी चाहिए? राज विल टेक केयर ऑफ देम ऑल। तो राज उसको देखेगा कि उनको कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए। और इस प्रकार से जो आर्गुमेंट है प्लेटो के कि वो एक प्रकार से फैमिली और प्रॉपर्टी की कम्युनिज्म के लिए वो इकोनॉमिक नहीं है, बल्कि वो मॉरल, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल हैं। मॉरल इसलिए कि
हर क्लास जो जिसके लिए बेस्ट फिटेड है वो करे, अर्थात आप इफ यू आर गोल्ड यू रूल, इफ यू आर हैविंग सिल्वर इफ यू यू फाइट फॉर द स्टेट, एंड इफ यू आर ए प्रोड्यूसर यू प्रोड्यूस फॉर द स्टेट। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कि प्लेटो ये भी कह रहा है कि आप जो है एक इंडिविजुअल के रूप में अपने को मत सोचिए, यू आर ए पार्ट ऑफ द कलेक्टिव। आजकल हम लोगों में इंडिविजुअल सोचने की प्रवृत्ति बहुत हो गई है, लेकिन प्लेटो कह रहा है कि इंडिविजुअल के रूप में हम सोच के कहीं नहीं पहुंच सकते, हमको समाज के लिए सोचना चाहिए, हमको देश के लिए सोचना चाहिए, हमको राज्य के लिए सोचना चाहिए। और वो कह रहा है कि वी आर ऑल पार्ट ऑफ द कलेक्टिव एंड वी मस्ट सबऑर्डिनेट अवर इंडिविजुअल सेल्फ टू द कलेक्टिव, अर्थात हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सामूहिक सामाजिक जो हित है उससे उसके अंदर रखें और अपने जो व्यक्तिगत हित हैं और व्यक्तिगत स्वार्थ है उसको भूल जाए। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इसी से न्याय की संभावना है कि भाई जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें आप इंटरफियर मत करिए, अब आप भी प्रोडक्शन मत करने लगिए, आप भी प्राइवेट प्रॉपर्टी मत इकट्ठा करने लगिए, आप भी परिवार मत चलाने लगिए। आप तो केवल और केवल वो काम करिए जिसके लिए यू आर बॉर्न, दैट मीन्स यू बी एन ए सोल्जर, यू बी ए गार्जियन। अब जल्दी से प्लेटो और मार्क्स के कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं कि मार्क्स में एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिज्म की एक परिकल्पना की गई जो सभी पर लागू होती है, पूरे स्टेट पर लागू होती है, पूरे समाज पर लागू होती है, हर व्यक्ति पे लागू होती है। लेकिन प्लेटो की जो कम्युनिज्म है वो सिलेक्टिव कम्युनिज्म है, वो सब पे लागू नहीं होती है, वो पार्शियल कम्युनिज्म है, एक लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी अर्थात जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो उत्पादक हैं, वो उससे वंचित हैं। तो पहली चीज तो हमें ध्यान रखना है कि प्लेटो के समाज में, आदर्श राज्य में तीन कैटेगरीज हैं, शासक, सैनिक और उत्पादक। तो कम्युनिज्म केवल शासकों को और सैनिकों को इम्पैक्ट करता है, उत्पादक उसकी स्कीम से अलग है। दूसरी चीज कि मार्क्स ने कम्युनिज्म की परिकल्पना इक्वालिटी के लिए की है, समानता के लिए की है, लेकिन प्लेटो ने समानता के लिए इसकी परिकल्पना नहीं किया है, प्लेटो ने इसकी जस्टिस के लिए परिकल्पना किया है। तीसरी चीज की प्लेटो मार्क्स में एबॉलिशन ऑफ क्लास की बात की गई है कि क्लास को खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन प्लेटो उसको स्ट्रेंथन करता है कि क्लास को और स्ट्रेंथन करना है कि प्रोड्यूसर्स ही बने रहें और जो वेरियर्स हैं वो वेरियर्स बने रहें, जो शासक हैं वो शासक बने रहें। चौथी चीज कि मार्क्स क्लास प्योरिटी की बात करता है, वो सर्वहारा को अंत में केवल सर्वहारा अर्थात वर्गविहीन समाज की परिकल्पना करता है जिसमें कि कोई पूंजीपति नहीं रहेगा और प्योरिटी ऑफ क्लास हो जाएगी। लेकिन प्लेटो जो है रेशियल प्योरिटी की बात करता है, प्लेटो कहता है कि हम एक ऐसे समाज की परिकल्पना करना चाहते हैं जिसमें कि वास्तव में किसी प्रकार का ब्लड न हो और सब लोग प्योर ब्लड के हों। और अंत में मार्क्स विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट की बात करता है, लेकिन प्लेटो आइडलाइज करता है स्टेट को कि स्टेट को और अच्छा होना चाहिए। इसीलिए प्लेटो की आलोचना हुई है, अर्नेस्ट बार्कर ने इसको हाफ कम्युनिज्म कहा है और एरिस्टोटल ने कहा है कि भाई ये जो कम्युनिज्म है ये लोअर सेक्शन को एड्रेस नहीं करता और इस तरह की कोई सोसाइटी हम नहीं जानते जिसमें कि लोग बिना प्रॉपर्टी और फैमिली के रहे। कार्ल पॉपर ने बहुत आलोचना की है और ये कहा है कि इस प्रकार की समाजवाद से या इस प्रकार के साम्यवाद से यूनिटी का होना बहुत मुश्किल है और जो कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टीज हैं ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल कंफ्यूजन और डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं सोसाइटी में। और इससे जो रेशियल प्योरिटी की बात मार्क्स करना चाहता है, हो सकता है कि वो रेशियल प्योरिटी ना हो और इस प्रकार से उसकी आलोचना की गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिज्म का जैसा भी है वो जाहिर है कि मार्क्स से तो डिफरेंट है, उसकी आलोचना भी की जा सकती है, लेकिन जो इसमें खास बात है वो ये है कि किस प्रकार से प्लेटो जो रूलिंग क्लास है, गवर्निंग क्लास है, जिसको गार्जियन क्लास कहता है, शासक और सैनिक, इनसे चाहता है कि ये ऑनेस्टी के साथ काम करें, डेडिकेशन के साथ काम करें, जिससे कि राज्य की यूनिटी बनी रहे, जिससे कि राज्य की सुरक्षा बनी रहे और जिससे आदर्श राज्य की स्थापना हो सके। थैंक यू वेरी मच।